डाउट हो लास्ट क्लास का रिवाइज कर लिया था सबने? यस सर। क्वेश्चन दिए हुए थे, वही बार एमसीक्यू पढ़े थे 16-17 पेज पर 1 मार्क वाले क्वेश्चन दिए हुए थे। चलिए बोर्ड पर देखिए, बोर्ड पर देखिए। इलेवेंथ क्लास में फाइनल अकाउंट चैप्टर भी आप सभी ने किया होगा। फाइनल अकाउंट में 3 चीजें बनती हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट आता जो कि पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड में जाता है, ऐसा ही होता। फिर पीएनएल अकाउंट से नेट प्रॉफिट आता जो कि सीधा बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड होता है, ऐसा ही होता। फाइनल अकाउंट में 3 चीजें बनती है, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट। नेट प्रॉफिट जो होता है वो ओनर का होता है, इसलिए उस प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड ऑन कर देते हैं। इस बार अब पार्टनरशिप में अकाउंट्स बना रहे हैं, कैपिटल एक नहीं है, 2 और मोर है, करेक्ट। कैपिटल 2 या 2 से ज्यादा जगह में हमें ऐड करनी है। तो किस कैपिटल में कितनी ऐड करनी और इसमें कैलकुलेशन कैसे रहेगी, तो इसके लिए एक नीड है, एक सेपरेट अकाउंट की। उस सेपरेट अकाउंट की नीड प्रोप्राइटरशिप में क्यों नहीं आई, क्योंकि सारा का सारा प्रॉफिट एक ही पर्सन का। इस बार प्रॉफिट के बंटवारे होने कई लोगों में, अगर एग्रीमेंट है उसमें सैलरी है तो सैलरी के फॉर्म में बंटवारा होगा प्रॉफिट का, इंटरेस्ट के फॉर्म में बंटवारा होगा प्रॉफिट का, बचाओ प्रॉफिट बढ़ेगा पार्टनर्स में। तो एक सेपरेट अकाउंट की रिक्वायरमेंट आई, एक नीड आई पार्टनरशिप, जो सिर्फ पार्टनरशिप में। तो पीएनएल अकाउंट के बाद और बैलेंस शीट से पहले एक सेपरेट एक नया अकाउंट बनाएंगे जी हम, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन मींस डिस्ट्रीब्यूशन, एप्रोप्रिएशन मींस डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट का बंटवारा, प्रॉफिट को बांटेंगे कैसे। तो अब जो नेट प्रॉफिट उधर जा रहा था उसको उधर नहीं लेके जाएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक, उसके बाद प्रॉफिट को बांटना कैसे है वो सब सीखेंगे। समझ पा रहे हैं? तो इसका मतलब सर, अगर हम एक प्रोप्राइटरशिप फर्म में जॉब कर रहे हैं तो हमें 3 अकाउंट बनाने पड़ते हैं, ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट। अगर हम एक पार्टनरशिप फर्म में जॉब कर रहे हैं तो हमें 4 अकाउंट बनाने होंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और बैलेंस शीट। समझ पा रहे हैं इसकी बात? यस सर। 12th क्लास के कोर्स में सिर्फ और सिर्फ ये एक काम करना है, बाकी 3 कोर्स में ही नहीं है। 12th क्लास के बुक के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। 12th क्लास के कोर्स में ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, 12th क्लास के कोर्स में पीएनएल अकाउंट नहीं है, 12th क्लास के कोर्स में बैलेंस शीट नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि अगर बनाएंगे तो वैसे ही बनेगी जैसे प्रोप्राइटरशिप में बनती है। ट्रेडिंग अकाउंट में कोई चेंज ही नहीं है, चाहे प्रोप्राइटरशिप हो चाहे पार्टनरशिप हो। पीएनएल अकाउंट में कोई चेंज ही नहीं है, चाहे प्रोप्राइटरशिप हो चाहे पार्टनरशिप हो। बैलेंस शीट में कोई चेंज ही नहीं है, चाहे प्रोप्राइटरशिप हो चाहे पार्टनरशिप हो। इसलिए वो कोर्स से हटा रखा। ठीक है, तो 12th क्लास के कोर्स में सिर्फ पीएनएल एप्रोप्रिएशन सीखना है, लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में अकाउंट्स बनाएंगे पार्टनरशिप पे तो आपको 4 चीजें बनानी। हमारे बुक के अंदर सेकंड लास्ट इलस्ट्रेशन दे रखा है इसी चैप्टर के अंदर, उसके अंदर 4 चीजें बना रखी हैं इलस्ट्रेशन पर्पस से, आपको समझाने के लिए किस तरीके से ट्रायल बैलेंस होता है, एडजस्टमेंट होती है, तो 4 चीजें कैसे बनाई जाती हैं समझाने की तरह। इलस्ट्रेशन हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। क्लियर हो गई ये बात? आज की पूरी क्लास इसी अकाउंट पर। जब ग्रॉस प्रॉफिट यहां से यहां पर जाता तो जर्नल एंट्री क्या होती है बता सकते हैं? जब ग्रॉस पीएनएल टू ग्रॉस प्रॉफिट। और कोई ट्राई करें सर ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट टू पी एंड एल। और कोई ट्राई करें? ट्रेडिंग टू पीएनएल। सही। ये देखिए, आपने ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट,
और पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट में लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट, तो जनरल एंट्री क्या बनी? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का आपने लिखा है पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड में, तो जनरल एंट्री क्या बनी? ग्रॉस प्रॉफिट का अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। सही बात है। अब इन दोनों एंट्री को मर्ज करने की कोशिश करके सिंगल एंट्री बनाना। बनाओ क्या एंट्री बनेगी? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट P and L ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट to P and L टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि जीपी तो क्रेडिट भी हुआ डेबिट भी खत्म हो गया। तो आपसे कभी भी पूछी जाए ग्रॉस प्रॉफिट की एंट्री बताओ, तो या तो एग्जाम में आप ये दोनों एंट्री इकट्ठे लिख करके आएंगे या फिर ये सिंगल एंट्री लिख करके आएंगे। कई बच्चों ने इसमें से भी आंसर दिया था जो ने गलत बोल दिया था, क्योंकि ये सिंगल एंट्री तो गलत होगी ना। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? नेट प्रॉफिट पर आते हैं। आप ये ट्रेडिंग की एंट्री नोट करें एक बार, ग्रॉस प्रॉफिट की, फिर आगे बढ़ते हैं। लगभग आधे बच्चों ने ऑनलाइन में ट्रांसफर करवा लिया है अपना बैच, और आधे बच्चों के पेरेंट्स वगैरह ने बोला है कि सर केसेस वगैरह पढ़ रहे हैं तो हम ऑनलाइन ही पढ़ेंगे। आप में से भी कोई शिफ्ट होना चाहे ऑनलाइन तो हो सकता है, जब केस कम हो जाए तो वापस से ऑनलाइन शिफ्ट हो जाए, ऑफलाइन शिफ्ट हो जाए, ऑप्शन है। नोट कर लिया सर, मैं रब कर दूं? Yes sir नेट प्रॉफिट की एंट्री बतानी है आप लोगों को, ध्यान से बताना है। इंस्टेंट आंसर की बजाय हमें एक्यूरेट आंसर पे फोकस करना। नेट प्रॉफिट सर इधर लिखा जाता है, पहले तो बात करते हैं क्या कहते हैं प्रोप्राइटरशिप की, किसका नेट प्रॉफिट जो है वो कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। 11th क्लास पर हैं और सबसे एंट्री बनाए नेट प्रॉफिट की, ठीक बताएं दो एंट्री या सिंगल एंट्री ट्राई कीजिए। P and L capital पीएनएल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, सर पीएनएल अकाउंट डेबिट हो रहा है और कैपिटल ऐड होके बढ़ रही है, कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट, चैप्टर नंबर 6 रूल्स ऑफ कैपिटल एंड क्रेडिट, कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है। दो पार्ट में एंट्री करनी है, मुझे बताओ कैसे करूं। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू net profit नेट प्रॉफिट, फिर नेट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट डेबिट टू capital और इसी से कंबाइन करके ये एंट्री बनना, ठीक है जी। अब ये तो नेट प्रॉफिट की एंट्री है प्रोप्राइटरशिप की। अब क्वेश्चन पूछा जाए नेट प्रॉफिट की एंट्री पार्टनरशिप की, तो कहां चेंज आएगा? सिर्फ कैपिटल की जगह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल की जगह प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि पार्टनरशिप में नेट प्रॉफिट डायरेक्ट कैपिटल में ट्रांसफर नहीं होता, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर होता है। फिर वहां प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे वो सीखिए, तो नोट कर सकते हैं आप नेट प्रॉफिट की एंट्री।
सर प्रॉफिट मान लीजिए 10 लाख रुपए आ गया नेट प्रॉफिट, ठीक है। और सर डीड नहीं, लास्ट क्लास में सीखा हमने, अगर सर डीड नहीं है सपोज, तो ये प्रॉफिट सारे पार्टनर्स में इक्वली बांट दिया जाएगा। सपोज 4 पार्टनर हैं तो 2.5 लाख ईच, हर एक पार्टनर प्रॉफिट बांट दिया जाएगा। अब समझिए इस चीज को कि सर पार्टनर को सैलरी देना, अगर एग्रीमेंट में लिखा है तो पार्टनर को सैलरी देना या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना या कमीशन देना, ये प्रॉफिट का बंटवारा कैसे है, समझिए इस चीज को। फॉर एग्जांपल 10 लाख प्रॉफिट, उसको इमेजिन करना एक बॉक्स है तो 10 लाख रुपए कैश रखा होगा। अगर डीड नहीं है तो मुझे 2.5 लाख रुपए निकालकर चारों पार्टनर्स को दे देना, ऐसा ही करना। लेकिन पार्टनर्स क्या कह रहे हैं कि भाई जो प्रॉफिट है ना इसको ऐसे बराबर मत बांटो। एक पार्टनर्स में वर्किंग पार्टनर है, वो सैलरी एक्सपेक्ट कर रहा, एक पार्टनर सेल्स कर रहा है, वो कमीशन एक्सपेक्ट कर रहा, किसी कैपिटल ज्यादा किसी कैपिटल कम, तो सभी पार्टनर कह रहे हैं इंटरेस्ट कैपिटल भी होना चाहिए। समझ पा रहे, एग्रीमेंट है, आई एम अज्यूमिंग एग्रीमेंट है। तो उस 10 लाख रुपए में से पहले सपोज 1 लाख रुपए निकाल करके उस वर्किंग पार्टनर को सैलरी दे, ठीक। उसके बाद 9 लाख रुपए बचे, सभी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। अब कैपिटल जिसकी ज्यादा थी उसको इंटरेस्ट ज्यादा बना, कैपिटल जिसकी कम थी उसको इंटरेस्ट कम बना, तो इंटरेस्ट कैपिटल दे दिया। उसको कमीशन देना था, उसे कमीशन दे दिया। और उसके बाद जो प्रॉफिट बच गया उसको हमने उसी रेशियो में बांट दिया, इस रेशियो में पार्टनर्स ने एग्रीमेंट में लिखा हुआ। तो पार्टनर को सैलरी देना इज इक्वल टू प्रॉफिट बांटना, ये चीज समझ पा रहे हैं क्या? क्योंकि पार्टनर की सैलरी एक्सपेंस नहीं है। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो हमने सीखा था वो एक्सपेंस लिखते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंस। और पार्टनर को 1 रुपया भी अगर हम दे रहे हैं तो वो एक्सपेंस है ही। ये प्रॉफिट का बंटवारा, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इसलिए पार्टनर को दी जाने वाली सारी चीजें पीएनएल में नहीं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन आती है, ठीक। सैलरी टू अ पार्टनर, कमीशन टू अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू अ पार्टनर, ऑल आर एप्रोप्रिएशन, ऑल आर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। देखो मतलब प्रॉफिट बांटने के तरीके हैं। एक बात सोच के देखो कि सर पहले आपने सैलरी बांटी, फिर इंटरेस्ट बांटा, तो मिल तो इन्हीं लोगों को रहा है, सीधा प्रॉफिट ही बांट दो ना, मिल तो इन्हीं लोगों को रहा। लेकिन इस तरीके से बांटने में फर्क क्या आएगा? जिसने ज्यादा काम किया उसको ज्यादा पैसा मिलेगा। मान लीजिए सैलरी बांट रहा हूं पहले में, तो उसी को मिलेगी जो वर्किंग पार्टनर है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट रहा हूं तो उस पर्सन को ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा जिसने कैपिटल ज्यादा। कमीशन दे रहा हूं तो उसी पार्टनर को मिलेगा जो सेल्स करके दिखा रहा। तो सिर्फ अमाउंट का फर्क आ जाएगा, वही पैसा है और वही लोग हैं, वो 10 लाख रुपए उन्हीं लोगों में बंटना, लेकिन कम ज्यादा का फर्क आ जाएगा। तो इस प्रॉफिट के बंटवारे का ही एग्रीमेंट है बस। तो पार्टनर को सैलरी दी जानी जो है, पार्टनर को इंटरेस्ट जो देना है, कमीशन जो देना है, ये सब एप्रोप्रिएशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल एक्सपेंस नहीं है। इसलिए ये पीएनएल में ना करके पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आती है। ये चीज क्लियर हुई थोड़ी सी? सर एम्प्लॉय को जब हम सैलरी देते हैं तो हम एंट्री करते हैं सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये सीखिए 11th क्लास में। मान लीजिए हमारी कंपनी में सिर्फ एक ही एम्प्लॉय, 10,000 का महीना सैलरी, तो हर महीने एंट्री करते होंगे ये वाली हम, सही बात है? हर महीने एंट्री करेंगे कि सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। साल में 12 एंट्रीज करेंगे, ऐसा ही होगा। जब साल खत्म हो जाएगा तो सैलरी अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। याद कीजिए 5 टाइप के अकाउंट होते हैं, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस। इनमें से 2 टाइप के एक्सपेंस, 2 टाइप के अकाउंट क्लोज कर देते हैं साल के अंदर। कौन कौन से अकाउंट क्लोज कर देते हैं? रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। सिर्फ 3 चीजें कैरी होती हैं, एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल। इस साल से अगले साल में जाने के लिए एक बस होती है, उस बस का नाम है बैलेंस शीट। उस बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट नाम की बस में सिर्फ 3 लोग बैठ सकते हैं, एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल। रेवेन्यू एक्सपेंस का बैठना अलाउड नहीं, तो रेवेन्यू एक्सपेंस को उसी साल में खत्म करना होगा। सैलरी में डेबिट करता रहा 10,000 से 12 टाइम्स, तो साल के एंड में टोटल सैलरी अकाउंट में कितना पैसा इकट्ठा हो गया? 1,20,000, 1,20,000। अब मैं इसे क्रेडिट करूंगा 1,20,000 से, तभी तो क्लोज होगा ये अकाउंट। यस सर। तभी तो क्लोज होगा, तभी तो इसका बैलेंस 0 होगा। डेबिट में क्या लिखना चाहिए मेरे को? क्योंकि सर इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये मैं 11th क्लास में सीख चुके हैं।
तो सर सैलरी के अल्टीमेटली ये होता है सैलरी के साथ ये सर सैलरी हम एम्प्लॉय की सैलरी की बात कर रहे हैं प्रोप्राइटरशिप में एम्प्लॉय की सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट सैलरी पे करने की एंट्री और साल के एंड में सारी की सारी सैलरी पीएनएल में ट्रांसफर कर दी समझ में आ रही है बात समझ में आ रही है बात अच्छा अब इसको पार्टनर सैलरी से लिंक करते हैं धीरे धीरे कोशिश करते हैं समझने की सर पार्टनर को सैलरी देंगे तो भी सैलरी लिखेंगे फिर तो मिक्स हो जाएगी एम्प्लॉय की सैलरी और पार्टनर की सैलरी मिक्स हो जाएगी देखो हमें करना क्या होगा ध्यान से देखो ये प्रैक्टिकल लाइफ में मिस्टेक मेरे साथ भी हो चुकी है जब क्लाइंट आया मैं जब अकाउंटिंग फॉर्म में सीख रहा था काम तो जो क्लाइंट आया उसका नाम अमित था मिस्टर अमित शर्मा तो मैंने उनको लेजर बोला टैली के अंदर अमित शर्मा के नाम से कुछ दिन के बाद एक और पर्सन आया उसका नाम भी अमित शर्मा था तो फिर लेजर खोला फिर अमित शर्मा के नाम से खोल दिया मैंने तो ये दोनों अकाउंट मिक्स हो गए समझ लो ठीक है टैली एक्सेप्ट ही नहीं करेगा सेम नाम से दो अकाउंट एक्सेप्ट ही नहीं करेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा मान लीजिए एक अमित शर्मा अशोक नगर का है दूसरा अमित शर्मा अशोक विहार का है तो मुझे प्लेस लिखना पड़ेगा या फिर कोई कोडिंग देनी पड़ेगी कि इन वाले अमित शर्मा का नाम ये है इनका काम कुछ और है ये गारमेंट्स के हैं और ये टेक्सटाइल के हैं सब कुछ भी नाम देना पड़ेगा कुछ ना कुछ एटलीस्ट एक अल्फाबेट चेंज करना है मेरे को उनको डिफरेंशिएट करने के लिए दो लेटर सेम नाम से नहीं बोलना है तो पार्टनर सैलरी और नॉर्मल एम्प्लॉय की सैलरी को मिक्स नहीं करना तो हम सैलरी के आगे वर्ड लगा देंगे पार्टनर पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट समझ आ रही है नॉर्मल सैलरी से हमने पार्टनर की सैलरी को डिफरेंशिएट कर दिया उसके आगे एक प्रीफिक्स लगा दिया पार्टनर वर्ड अब प्रैक्टिकल लाइफ में पार्टनर वर्ड नहीं लिखोगे आप उसका नाम लिखोगे मान लीजिए मेरे जो फर्म में जिसमें अकाउंटेंट की जॉब कर रहा हूं उस फर्म में पार्टनर का नाम राम है तो मैं लिखूंगा राम सा सैलरी या मोहन सा सैलरी समझ आ रही है बात Yes. जिस पार्टनर को सैलरी देंगे उसी का नाम लिखेंगे सभी का नाम नहीं लिखेंगे सही अब यहां पर टू कैश अकाउंट लिखा हुआ इसका मतलब हमने पेमेंट हैंड टू हैंड कर दी ध्यान से देखो जिसका अकाउंट खुला होता है हमारे यहाँ उसकी पेमेंट ना हैंड टू हैंड नहीं होती छोटा एग्जांपल देता हूं मान लीजिए आसपास आपके परचून की दुकान होती है जिसपे ब्रेड वगैरह बिस्किट वगैरह सामान मिलता है तो कई बार क्या होता है कि जो खासकर जो सैलरी एम्प्लॉयड पर्सन होते हैं वो लोग क्या करते हैं अपने आस पड़ोस में परचून वाले से बात कराते हैं कि भाई घर से बच्चे वगैरह कुछ भी सामान लेने आएंगे उनसे पैसे मत लेना आप लिखते रहना जैसे मेरी सैलरी है आप पैसा साफ कर दूंगा मैं ठीक बात है तो जब भी सामान लाते हैं उससे तो वो पैसे नहीं मांगता हमसे वो हिसाब में लिख देता इसी तरीके से देखिए हमारा पार्टनर हम अकाउंटेंट की जॉब कर रहे हैं फॉर्म में और हमारे पार्टनर्स के एग्रीमेंट में लिखा हुआ कि अरे पार्टनर की इतनी सैलरी बनती है तो ये नहीं कि महीने का एंड आएगा और हम अकाउंटेंट एम्प्लॉय को भी सैलरी दे रहे हैं और पार्टनर को भी सैलरी दे रहे हैं लो पकड़ो कैश नहीं हम उसको इन्फॉर्म करेंगे सर आपकी इतनी सैलरी बनती थी मैंने आपके खाते में ले ली वो जो मर्जी निकाल सकता है पैसा उसकी मर्जी समझ आ रही है बात और पार्टनर का खाता जो हमारे यहाँ खुला हुआ है उस कैपिटल अकाउंट नाम है उसका सही तो यहाँ पर टू कैश की जगह टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम कैपिटल वर्ड ना लिखेंगे इस पूरी बुक के अंदर कैपिटल वर्ड तो सिर्फ प्रोप्राइटरशिप में ही आता था अब पार्टनरशिप में पार्टनर्स कैपिटल आएगा देखो हुआ क्या सर नाम आएगा ना पार्टनर्स की जगह पे बिल्कुल सही कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो देखो प्रोप्राइटरशिप में कैपिटल वर्ड था अब कैपिटल के टुकड़े हो गए 10 लाख की कैपिटल सपोज एक ही बंदे की थी 10 लाख की कैपिटल बहुत सारे बंदों की है अब कैपिटल के हो गए पार्ट टुकड़े जो पार्ट का हो ना वही पार्टनर ऐसे नाम बनाए पार्टनर्स कैपिटल ठीक बात है अब प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम पार्टनर्स कैपिटल नहीं लिखेंगे हम टू राम्स कैपिटल लिखेंगे मतलब एंट्री क्या बनी अगर राम को सैलरी दे रहा हूं तो राम्स सैलरी अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट सही यस सर सही यस और ये हमारी कैपिटल इंक्रीज हो गई इससे कैपिटल बढ़ा दिया हमने कैपिटल इंक्रीज कर कैपिटल इंक्रीज क्यों नहीं लॉजिक समझ में आ रही है आप तो मान लीजिए हमारे क्या जो ओनर है राम उसका खाता हमारे अकाउंट 10 लाख रुपए का था 10,000 रुपए की सैलरी और बनती थी उसके खाते में लिख दी और उसका खाता 10,000 रुपए का हो गया ना यस सर तो अब जमा निकाल सकता है 10,000 रुपए समझ आ रही इतनी बात तो जो भी एक्सपेंस है वो हम ट्रांसफर करते हैं पीएनएल में अब ये वाला एक्सपेंस हम कहां ट्रांसफर करेंगे पीएनएल अप्रोप्रिएशन और सैलरी वर्ड की जगह पार्टनर्स सही फिर समझते हैं एक बार फटाफट से
सर पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये तो एंट्री हुई पार्टनर की सैलरी की। उसके बाद ये जो पार्टनर सैलरी नाम से एक नॉमिनल अकाउंट खोला है हमने, एक्सपेंस खोला है, इसको राइट ऑफ भी करेंगे साल के एंड में ट्रांसफर करके पीएनएल एप्रोप्रिएशन। एंट्री बन गई पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? अच्छा, कुछ और सीखते हैं, इसी ध्यान से सुनना। जो एम्प्लॉय की सैलरी होती है, जैसे एग्जांपल लिया था मैंने कि सपोज 10,000 रुपए सैलरी एम्प्लॉय की हर महीने पे करते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000, साल की 1,20,000 हो गई। और साल के एंड में हम 1,20,000 रुपए ट्रांसफर कर देते हैं पीएनएल। मुझे बताइए इसकी कंबाइंड एंट्री करेंगे तो क्या करेंगे और पॉसिबल है कि नहीं? कंबाइंड एंट्री इन दोनों की अगर करेंगे, मर्ज कर दो इनको, सिंगल एंट्री बताओ तो क्या बने? पीएनएल डेबिट पीएनएल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि सैलरी डेबिट हुआ, सैलरी क्रेडिट हुआ, खत्म हो गया। यस सर। इज इट पॉसिबल कंबाइन कर सकते हैं? सर अमाउंट सर अमाउंट नहीं, देखो ये वाली एंट्री तो 10,000 की 12 बारी होनी है, तो अमाउंट तो इक्वल है, यूं सोचो कि अमाउंट सेम नहीं है। बताइए कंबाइन करना पॉसिबल है या नहीं? वजह के साथ आंसर दे। कोई है जो कहता है कि सर पॉसिबल नहीं? आंसर सुनिए जी, पॉसिबल नहीं। देखिए एंट्री कंबाइंड आपका जब भी करने का मन करे तो आप माइंड में बात फिट रखें कि कंबाइंड एंट्री करने की दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन होती है कि डेट सेम होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन होती है ट्रांजैक्शन का नेचर सेम होना चाहिए। मैंने 8 तारीख को सेल करी और 9 तारीख को भी सेल करी, मैं कंबाइंड एंट्री कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता, दोनों की डेट अलग अलग है, अलग अलग डेट में बिल बनाओ, ठीक है। मैंने 8 तारीख को रेंट पे करा और 9 तारीख को सैलरी पे करी, कंबाइंड एंट्री नहीं कर सकता, डेट अलग अलग है। मैंने 8 तारीख को ही रेंट पे करा है, 8 तारीख को ही सैलरी पे करी है, कंबाइंड कर सकता हूं, सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। समझ पा रहे हो बात? यस समझ पा रहे हो? अच्छा, मान लीजिए मैंने 8 तारीख को ही परचेज करी है, 8 तारीख को ही सेल करी है, मैं कंबाइंड कर सकता हूं? नहीं कर सकता, रीजन डेट तो सेम है, नेचर। सर अगर नेचर वाली कंडीशन ना होती ना, फिर तो अकाउंटेंट पूरे दिन में सिर्फ एक एंट्री पास करता, सभी चीजों को डेबिट, राम डेबिट, श्याम डेबिट, परचेज डेबिट, सभी चीजों को क्रेडिट। समझ पा रहे हो? ट्रांजैक्शन का नेचर सेम होना चाहिए और डेट सेम होनी चाहिए, इनकी डेट सेम नहीं है। ये अप्रैल में हो रहा है, मई में हो रहा है, जून में हो रहा है, जुलाई में हो रहा है, अगस्त में हो रहा है, एंड सो ऑन। और पीएनएल अकाउंट की लाइफ जो होती है वो एक दिन की होती है, 31 मार्च को ओपन होता है, उसी दिन क्लोज हो जाता है, ठीक है। इसीलिए कंबाइंड एंट्री नहीं कर सकते। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है बात? ये एंट्री हर महीने होगी, सैलरी टू कैश अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में, मार्च तक, और ये एंट्री साल के एंड में ही हो सकती है, इसलिए कंबाइन करना पॉसिबल नहीं। हम 31 मार्च से पहले पीएनएल अकाउंट को हाथ नहीं लगा सकते, डेबिट क्रेडिट करेंगे। क्लियर हो गया बात? वापस यहाँ पर अगर कंबाइन एंट्री बनी तो क्या एंट्री बनेगी, एक बार बताइए, फिर बात करेंगे कि पॉसिबल है कि नहीं। बताना एक बार। कंबाइन एंट्री एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट पार्टनर्स, बाकी सब ट्राई करें। देखो पार्टनर सैलरी डेबिट हुआ, पार्टनर सैलरी क्रेडिट हुआ, कैंसिल हो गया। अल्टीमेटली पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हुआ और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ। सही। अब देखते हैं सर यहाँ पॉसिबल है कि नहीं है। तो सर इस लॉजिक से तो लग रहा है कि पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर भी ये लॉजिक सीखा हमने कि पॉसिबल नहीं है कंबाइंड, तो यहाँ उसी लॉजिक से लगा तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, बट यहाँ पॉसिबल है। सुनिए क्या, आपको ये तो बता दिया गया है कि एग्रीमेंट में लिखा है सैलरी देनी है तो देनी है, एग्रीमेंट में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो देना, एग्रीमेंट में लिखा है कमीशन देना है तो देना। लेकिन एक कंडीशन और होती है छोटी सी, ये इंप्लाइड होती है, प्रिजम्पशन होती है, कहीं मेंशन ना हो तब भी इसको फॉलो करना। क्या तो कंडीशन होती है जी, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, फॉर एग्जांपल भाई आपको पेरेंट्स ने बोला हुआ कि आपको हर महीने 2,000 रुपए पॉकेट मनी मिले, डैडी ने बोला हुआ, बाई चांस किसी रीजन की वजह से, लॉकडाउन की वजह से इस महीने सैलरी नहीं मिली डैडी को, तो फिर आपको पॉकेट मनी भी नहीं मिली,
सेम सिचुएशन है जी कि प्रॉफिट अगर होगा तो ही उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अगर वो 10 लाख रुपए जो मैं एग्जांपल लिया था बॉक्स, अगर वो बॉक्स खाली फिर सैलरी कहां से दें, फिर इंटरेस्ट कैपिटल कहां से दें? समझ पा रहे हो? यस सर। लेकिन सर सैलरी जो है वो हमें हर महीने देनी होती है, प्रॉफिट जो है वो 31 मार्च को कैलकुलेट होगा, फिर कैसे करेंगे? उसका आंसर सुनिए जी। सैलरी भले ही एग्रीमेंट में मंथली लिख दी हो लेकिन सैलरी मिलेगी एनुअल। किसी भी पार्टनर को मंथली सैलरी नहीं दी जाएगी पार्टनरशिप फॉर्म में, एनुअल ही मिलेगी प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद। मतलब हमारे एग्रीमेंट में लिखा हुआ है सैलरी, तो मंथ के एंड में पार्टनर आता है अकाउंटेंट के पास कि हमारी सैलरी थी, एग्रीमेंट में लिखा हुआ था, कितनी बनती है बताओ। तो हम कहेंगे सर आपको भले एग्रीमेंट में लिखा था कि टोटल मंथली इतनी बैठेगी तो आपको सैलरी मिलेगी तो उतनी, लेकिन सर साल के एंड में पहले प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, अगर प्रॉफिट हुआ तो सैलरी मिल जाएगी, प्रॉफिट नहीं हुआ तो नहीं मिलेगी। समझ आ रही है बात? तो ये वाली एंट्री भी ईयर एंड में होगी, ये वाली एंट्री भी ईयर एंड में होगी सेम डेट पर, इसीलिए कंबाइंड पॉसिबल। समझ आ गई बात? इसीलिए कंबाइंड पॉसिबल है। ये एंट्री पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि ये वाली एंट्री हर महीने हो रही है, ये वाली एंट्री साल के एंड में हो रही है, डेट अलग अलग है, इसलिए कंबाइंड पॉसिबल नहीं है। ये दोनों एंट्री सेम डेट पर हो रही है, इसलिए कंबाइंड पॉसिबल। ठीक। सर मान लीजिए प्रॉफिट नहीं हो तो इनकी सैलरी कहां से दे दी आपने? देखो एम्प्लॉय को सैलरी तो देनी ही पड़ेगी, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, चाहे कहीं से लोन लाएं, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे भले डैडी को सैलरी ना मिली हो तो रेंट तो देना ही पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल तो देना ही पड़ेगा, वो कंपलसरी एक्सपेंस होता है, उसे कहते हैं चार्ज, मतलब कंपलसरी एक्सपेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट हो या ना हो देने देना। ये जो एप्रोप्रिएशन होते हैं ये प्रॉफिट के एस्पेक्ट में होते हैं, इट इज सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। ठीक। अच्छा मान लीजिए मैं कंबाइंड एंट्री कर रहा हूं सैलरी की, सिंगल एंट्री कर रहा हूं, तो मैं लेजर पोस्टिंग में यहां पर कैसे लिखूंगा बताओ? पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मैं किस साइड लिखूं डेबिट और किस नाम से लिखूं? टू पार्टनर्स डेबिट साइड में लिखेंगे Yes. क्योंकि पी एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो रहा है। यस किस नाम से लिखेंगे? टू पार्टनर्स और पार्टनर्स कैपिटल। सर पता नहीं लग रहा कि सैलरी का पैसा है तो ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे कि सैलरी। समझ आ रही है बात? यस समझ आ रही है बात? यस सर हम कंबाइंड एंट्री नहीं करना चाह रहे, हम तो दो एंट्री करना चाह रहे हैं सपोज। तो अगर आप ये वाला तरीका फॉलो करते हो एंट्री का तो मुझे बताओ पोस्टिंग के टाइम क्या लिखोगे? सोच के देखो। देखो पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इस वाली एंट्री में तो नहीं आ रहा, यस इस वाली एंट्री में आ रहा है। यस सर। पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है 120 से, क्रेडिट साइड में क्या लिखा है? टू पार्टनर सैलरी। पर डेबिट साइड के पर्टिकुलर्स में क्रेडिट साइड आती है, तो फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? टू पार्टनर सैलरी। तो आप जब बुक में इलस्ट्रेशन करोगे तो आप कभी कभी देखोगे यहाँ पर टू पार्टनर सैलरी लिखा हुआ है, कभी कभी देखोगे टू पार्टनर्स कैपिटल ब्रैकेट में सैलरी दिया हुआ, तो वहां कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए अब, क्योंकि डिपेंड करता है कि हमने जनरल एंट्री का रूट कौन सा फॉलो करा, दो एंट्री वाला या सिंगल एंट्री वाला। ठीक है, आगे बात। यस सर। अच्छा है, तो सर दोनों ही तरीके सही है, दोनों आंसर सही है, बात तो पता लग गई। अब कौन सा करना चाहिए एग्जाम में, सजेशन क्या रहेगा तो सुने ध्यान से। अगर एग्जाम में आपसे एंट्री मांगी गई है तो फिर ये वाला तरीका फॉलो करो, क्योंकि एक एंट्री में काम नहीं बढ़ जाएगा। ठीक, लेकिन आपसे सिर्फ लेजर मांगा है, टू पार्टनर्स मतलब पार्टनर पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट मांगा है, सिर्फ लेजर मांगा है, एंट्री नहीं मांगी, तो फिर ये वाला रूट ज्यादा बढ़िया, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ लिखना है फॉर टू पार्टनर सैलरी, इसमें लिखना पड़ेगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिर ब्रैकेट में सैलरी। समझ पा रहे हो? तो रूट ज्यादा बढ़िया है। तो अगर लेजर मांगा है तो दो एंट्री वाला रूट बढ़िया है, अगर जनरल एंट्री मांगी है तो सिंगल एंट्री वाला रूट बढ़िया है। समझ आ रही है बात? यस सर। चलिए कुछ नोटिंग करें फिर आगे बढ़ते हैं।
कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, आप डाउट देते हैं, बाकी सब नोट कर लें। बुक में दोनों लिखे होंगे, बुक में तो बुक में दोनों लिखे होंगे, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स से। कुछ इलस्ट्रेशन में पार्टनर्स कैपिटल के हिसाब से ब्रैकेट में सैलरी, कुछ इलस्ट्रेशन में टू पार्टनर्स सैलरी। जैसे मैं तो ये लेजर बना हुआ, मैं तो सिर्फ पार्टनर सैलरी प्रेफर करता हाँ हाँ जी। सर पीएनएल एप्रोप्रिएशन में पार्टनर से रिलेटेड एंट्रीज आएगी ना सर? करेक्ट, बिल्कुल सही। हूँ। वैसे दोनों एक ही है ना, मतलब पार्टनर्स कैपिटल, तो बस वो कंबाइंड एंट्री और वो अलग अलग। हाँ आंसर तो सेम ही आएंगे। सेम आंसर है। सर पी&एल एप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट जैसे क्रेडिट साइड पे दिखा तो बैलेंस शीट में उस जैसे जहाँ पर दिखाया जाता है वहीं पर दिखाया जाएगा। नहीं, नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट में आएगा। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही वो ऐड ऑन हो जाता है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे ना, तो नेट प्रॉफिट उसी में ऐड कर देते हैं। तो फाइनल जो कैपिटल का बैलेंस आया, ओपनिंग कैपिटल है, उसमें सैलरी जोड़ दी, इंटरेस्ट कैपिटल जोड़ दिया, कमीशन जोड़ दिया, प्रॉफिट जोड़ दिया, उसके बाद जो बचा सीधा वही बैलेंस जाएगा बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में हमें कोई कैलकुलेशन करनी ही नहीं है, जैसे माइनस ड्राइंग्स या ऐड नेट प्रॉफिट काम करना ही नहीं है बैलेंस शीट। बढ़े जी आगे। यस सर। हम एक एक करके टॉपिक चूज करेंगे जी। पहला मैं टॉपिक ले लिया सैलरी, सैलरी बारे में सारी चर्चा कर ली हमने। पहले टॉपिक पर आते हैं इंटरेस्ट कौन कहता है। देखिए जी, बैंक से सर हमने लोन लिया है, पहले मैं आपको 11th क्लास पर ही लेकर के जाऊंगा, उसके बाद फिर 12th में लेकर के आऊंगा। ये बैंक से लोन लेने के लिए बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 लाख रुपए का लोन लिया 1 अप्रैल 2019, ईयर एंड हो गया 31 मार्च 20 आ गया। टू बैंक अकाउंट 10,000, 1 लाख का 10% इंटरेस्ट बनता है। 10,000 रुपए इंटरेस्ट पे कर दिया मैंने। क्रेडिट साइड में टू बैंक आएगा, डेबिट में क्या आएगा ये बताइए आप। इंटरेस्ट ऑन लोन, बैंक लोन या इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। इंटरेस्ट ऑन बैंक, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। सर इंटरेस्ट देना हमारे लिए एक्सपेंस है, और इंटरेस्ट देने से लायबिलिटी कम थोड़ी हो जाती है। अगर मैं बैंक लोन डेबिट कर दूंगा तो लोन कम हो जाएगा, इंटरेस्ट देने वाला लोन कम होता है। समझ पा रहे हो आप? यस। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट है। सर इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन लिखना चाहिए तो इंटरेस्ट ऑन लोन लिखना चाहिए। तो सुनिए जी, अगर हमारी पूरी कंपनी के अंदर एक ही लोन है तो फिर इंटरेस्ट ऑन लोन लिख देंगे। हमारी कंपनी के 3-4 लोन है, राम से लिया हुआ है, श्याम से लिया हुआ है, बैंक से लिया हुआ है, तो हमें लिखना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन राम लोन, इंटरेस्ट ऑन श्याम लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक। समझ आ रही है बात? तो प्रैक्टिकली हम तभी डिफरेंशिएट करते हैं जब हमारे पास वैरायटी हो, अकाउंट मिक्स होने की कंफ्यूजन हो सके, तभी हम नेमिंग देते हैं, वरना चक्कर ही नाम देते हैं। सही। इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ट्रेडिंग में जाएगा कि पीएनएल में जाएगा? क्या एंट्री होगी? इंटरेस्ट ऑन लोन। बिल्कुल सही है जी, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट 10,000। ऊपर वाली एंट्री तो लोन की एंट्री थी, बेसिक एंट्री थी। हम चर्चा करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री पर। तो इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट टू बैंक, इंटरेस्ट देने की एंट्री, एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, एसेट डिक्रीज क्रेडिट, और एक्सपेंस साइड ट्रांसफर कर देते हैं पीएनएल। अब आ रहे हैं जी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो लोन पे इंटरेस्ट देना और कैपिटल पे इंटरेस्ट देना ये दो अलग अलग बातें हैं, तो इन दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। तो जो कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे तो हम डेबिट में क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सही। पैसे देने की बात है तो पैसे दे देंगे या खाते में लिख देंगे उसको? खाते में लिख देंगे।
अगेन जब साल एंड होगा तो हम ये नहीं बोलेंगे जी पार्टनर को कि सर आपका इंटरेस्ट बन रहा था, ये लो पैसे करो। हम अकाउंटेंट ये बोलेंगे सर आपका इंटरेस्ट बन रहा था, आपके अकाउंट में लिख दिया, जब चाहे निकाल सकता है पैसा। ठीक है, तो हम पैसे नहीं देंगे, हम पार्टनर की कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। करेक्ट? ठीक, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हुआ है तो वही क्रेडिट होगा। और कहाँ ट्रांसफर करें इसको, ट्रेडिंग में कि पीएनएल में? पीएनएल एप्रोप्रिएशन। तो हमने इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री से जो हमने 11th में सीखी थी उसे से हमने ड्राइव कर ली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यूनिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। कंबाइंड एंट्री बताओ क्या बनेगी? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि सर पार्टनर सेल तो डेबिट, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट भी हुआ, इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट भी हुआ, अल्टीमेटली क्लोज हो गया। ठीक, सर कंबाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इस पर चर्चा करते हैं। कर सकते हैं। रीजन क्या है कि ये दोनों एंट्री सेम डेट पर होगी। भले एग्रीमेंट में लिखा हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांगने आ जाए, हमने बोलना है सर पहले प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, अगर प्रॉफिट हुआ अवेलेबल तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगा, प्रॉफिट नहीं होता नहीं मिलेगा। इसलिए प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होता। तो सो दोनों एंट्री सेम डेट पर हो रही, इसलिए कंबाइन करना पॉसिबल है। ठीक है सर, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पोस्टिंग की बात करते हैं। सर अगर मैं डबल एंट्री वाला रूट फॉलो कर रहा हूं तो मुझे बताइए मैं क्या लिखूंगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन। तो इस वाली एंट्री में तो नहीं लिखा पीएनएल एप्रोप्रिएशन, इस वाली एंट्री में लिखा हुआ एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में लिखा जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सही है? यस सर अगर मैं कंबाइंड एंट्री कर रहा हूं तो फिर मैं पोस्टिंग करना चाहता हूं, फिर क्या लिखूंगा? पार्टनर्स कैपिटल। सर पार्टनर कैपिटल लिख के समझ नहीं आ रहा किस चीज का पैसा है, ब्रैकेट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो सर एंट्री मांगी है तो कौन सा रूट फॉलो करें? कंबाइंड एंट्री। और सिर्फ लेजर मांगा है तो डबल एंट्री वाला, ताकि सिर्फ एक चीज लिखनी पड़े, कम लिखना पड़े। ये रिकमेंडेशन है, आपकी मर्जी हो, आप अकाउंट बना करके ये रूट फॉलो करना चाहो तो पार्टनर्स कैपिटल ब्रैकेट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐसे लिखना चाहो, पूरी मर्जी है। या एंट्री मांगी है, आप दो एंट्री करना चाहो या सिंगल एंट्री करना चाहो, पूरे मार्क्स मिलेंगे हर तरीके से। ठीक है, ये सजेशन है, नोट करें फिर आगे बढ़ें। इन क्वेश्चंस बहुत करने हैं इस टॉपिक पर, थोड़ा एंट्रीज का बेस बनाना है। बढ़े ले आगे। किसी से हमने कुछ काम करवाया है, सेल्स करवाई है गुड्स की और उसे कमीशन दिया है, तो एंट्री होगी कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
और कमीशन एक्सपेंस होता है, सारे एक्सपेंस साल के एंड में ट्रांसफर किए जाते हैं पीएनएल। तो ये तो होगी कमीशन की एंट्री। कमीशन हो सकता है मंथली दे रहे हो उसको, या हो सकता है वीकली दे रहे हो, डेली दे रहे हो, क्वार्टरली दे रहे हो, एनुअल दे रहे हो, कैसे भी हो सकता है कमीशन। साल के एंड में जो टोटल कमीशन बैठेगा वो ट्रांसफर होगा पीएनएल में। मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में ये वाली एंट्री कितनी भी बार हो सकती है, लेकिन ये वाली एंट्री एक ही बार होगी। तो ये तो 11th वाला केस हुआ। अब 12th पे आते हैं कि पार्टनर को कमीशन देना। तो एम्प्लॉय किसी एजेंट को कमीशन देना और पार्टनर को कमीशन देना, ये सेपरेट अकाउंट होने चाहिए। तो इसलिए हम डिफरेंशिएट करने के लिए कमीशन के आगे वर्ड लगा देंगे पार्टनर्स कमीशन। पार्टनर कमीशन पैसों में देंगे, अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, अकाउंट ट्रांसफर करेंगे, सो पेमेंट कैश में नहीं करते हैं। क्या लिखूं कैश की जगह? पार्टनर्स कैपिटल। यहाँ पर भी पार्टनर्स कमीशन आ जाएगा। कहाँ ट्रांसफर करें पार्टनर्स? पीएनएल एप्रोप्रिएशन। कमांड एंट्री बता दो फटाफट से। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। यहाँ पर मैं और लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं एंड लिख देता हूँ। समझ पा रहे हो? या तो ये दोनों होंगी या फिर ये सिंगल होगी। पोस्टिंग में हेल्प करो मेरी। सेट टू मैं दो रूल फॉलो कर रहा हूँ, दो एंट्री वाला। फिर क्या लिखूंगा यहाँ पर? टू पार्टनर्स कमीशन। मैं सिंगल एंट्री का रूल फॉलो करता हूँ। फिर क्या लिखूंगा? पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर समझ नहीं आ रहा किस चीज का पैसा है? कमीशन। नोट करिए। हाँ, मैं ये डिस्कस करूंगा पॉइंट ये वाला कि आप नोटिस करें कि तीनों में कंबाइंड एंट्री सेम निकल के आ रही है। सैलरी में भी, कमीशन में भी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी। क्योंकि अल्टीमेटली एप्रोप्रिएशन से पैसा जाना है और कैपिटल अकाउंट में जाना है, इसलिए एप्रोप्रिएशन डेबिट हो रहा है और पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट हो रहा है। ब्रैकेट में इसलिए तो मेंशन कर रहे हैं। अगर अलग अलग एंट्री होती तो ब्रैकेट की जरूरत ही नहीं होती। बढ़े जाके नहीं, टी शर्ट लेदर होता। वापस 11th क्लास तक पहुंच गए जी। हमारी प्रोप्राइटरशिप फर्म में से कुछ पैसा उधार दिया गया है, लोन दिया गया रहा, लोन लिया नहीं है, लोन दिया। ये लोन एसेट है कि लायबिलिटी? एसेट। एसेट इंक्रीज डेबिट, कैश एसेट डिक्रीज क्रेडिट। सही। अब ईयर एंड में इस पर इंटरेस्ट मिल रहा है। कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इंटरेस्ट ऑन राम्स लोन भी लिख सकते हैं, हमारी इच्छा। अगर 4-5 लोन नहीं है, 4-5 लोन है तो नाम लिखेंगे, एक ही लोन ऐसे लिखेंगे। ये इंटरेस्ट मिलने के अंदर ये हमारी इनकम है। इनकम और एक्सपेंस सभी ट्रांसफर होते हैं ट्रेडिंग पीरियड में। एंट्री बोलो एक बार। इंटरेस्ट ऑन लोन क्योंकि सर आपने इस ईयर के ड्यूरिंग इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट करा ना, तो इस अकाउंट को क्लोज करने के लिए तो डेबिट करना पड़ेगा, नहीं तो क्लोज होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट है तो कितना हो एंट्री बनेगी। इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट हुआ, अब डेबिट हो गया, क्लोज हो गया। और पीएल अकाउंट क्रेडिट साइड में इनकम आती है, इनकम। समझ पा रहे हैं? अब लिंक करते हैं जैसे ड्राइंग्स में इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। एग्जांपल मैंने लिया था पहले कि 10 लाख रुपए रखे हुए जी बॉक्स के अंदर, उसमें से हम प्रॉफिट बांट रहे हैं सैलरी की फॉर्म में, कमीशन की फॉर्म में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की फॉर्म में।
तो पार्टनर से पैसा ले भी रहे हैं और बॉक्स को भर भी रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के फॉर्म। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जनरली नहीं होती बिगिनिंग में तो, लेकिन जहां पार्टनर्स को लग रहा है क्या ये पैसे बहुत ज्यादा निकालता रहता है, हम तो बिल्कुल ध्यान रखते हैं, लेकिन मतलब आपस में ऐसा कन्फ्लिक्ट सा हो रहा, तो वहां पार्टनर्स डिसाइड कर लेना ठीक है भैया अगले साल से हम डीड में चेंज कर लेते हैं और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रखा जाएगा। जो ज्यादा पैसे निकालेगा उसको ज्यादा इंटरेस्ट देगा, तो पैसा कम निकालेगा वो कम इंटरेस्ट देगा, सिंपल। तो उससे फायदा क्या होता है? उससे फायदा ये होता है जब भी पार्टनर फॉर्म से पैसा निकालता है उसे ऐसा फील होता है कि मैं तो लोन ले रहा हूँ, मुझे उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो वो कोशिश करता है मैं ना ही निकालूं पैसा, या कम निकालूं, या जितनी देर से हो सके उतना लेट निकालूं, बाकी कम से कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन इसलिए अपडेट किया जाता है डीडी के अंदर। तो इंटरेस्ट ऑन अगर रखा हुआ डीडी के अंदर तो हम पार्टनर से पैसा लेंगे उसका। चलिए जी, कहाँ कहाँ चेंज आएगा? सर इंटरेस्ट ऑन लोन की जगह इसको बना दो ड्रॉइंग्स, करेक्ट? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पीएनएल अकाउंट में ना जा करके एप्रोप्रिएशन। क्या पैसे लेंगे उनसे? नहीं, अकाउंट से काट लेंगे पैसा पार्टनर कैपिटल। और जिस तरीके से हम उनको पैसे दे नहीं रहे इंटरेस्ट के हैंड टू हैंड, उनके अकाउंट में लिख रहे हैं, उसी तरीके से उनसे पैसा मांगेंगे भी नहीं कि सर आपने ड्राइंग कर दी उसका इंटरेस्ट चार्ज वाला हो पैसा, ऐसे नहीं बोलेंगे। उनको ये बताएंगे सर ड्राइंग्स आपने करी थी उस पर इंटरेस्ट बना सपोज 5000, आपके अकाउंट से पैसे काट लिए, आपके खाते में से माइनस कर दिया, ऐसा बोलेंगे उनको। कैपिटल डिक्रीज डेबिट, इसलिए कैपिटल अकाउंट डेबिट अकाउंट। जैसे वो डायरेक्ट काट लेते हैं उनके बिना बताए कि आप वो अकाउंट का देखो ये तो हमें इंस्ट्रक्शन होगी ना, उससे पूछेंगे थोड़ी ना। एक बात बताओ, 4 पार्टनर है, मैं इनसे पूछ रहा हूं सर इंटरेस्ट ड्राइंग का पैसा काट लो, काटो मत काटो, है कि नहीं? ये तो हम सभी को जो अपने डीड में एग्रीमेंट में लिख दिया वो हमें डीड दे दी और डीड फॉलो करनी। चारों पार्टनर बोलेंगे डीड हिसाब से काम कर, किसी एक बंदे हिसाब से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, तो बाकी का नुकसान हो जाएगा ना। फिर भाई इनसे मैं ड्राइंग्स का इंटरेस्ट चार्ज करूंगा तो वो प्रॉफिट सब में बटेगा, सबको फायदा होगा उसका। अब नहीं चार्ज करूंगा सबका नुकसान होगा, तो डीड में लिखा वही फॉलो करना। समझ पा रहे हैं? यस। तो पार्टनर्स हम क्या याद करें? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंट्री, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन। पोस्टिंग करने का मन हो तो कैसे लिखूं? यहां पर किस साइड लिखूं? क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, करेक्ट? यस सर। अच्छा जी, कंबाइंड एंट्री करने का मन है? पार्टनर्स कैपिटल टू पार्टनर कैपिटल डेबिट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो कट गया, एक बार डेबिट हुआ एक बार क्रेडिट हुआ। और कंबाइंड एंट्री से मुझे ऐसा पोस्टिंग बता दो बाय पार्टनर कैपिटल, यार किस चीज का पैसा है? इंटरेस्ट ऑन। लोन एंट्री तो ऐसी थी, ये थी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री। तो यहाँ पर तो आया नेट प्रॉफिट पीएनएल अकाउंट से, करेक्ट? सपोज 10 लाख रुपीस। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया सपोज 2 लाख। तो टोटल हमारे बॉक्स के अंदर 12 लाख रुपए इकट्ठे हो गए। 10 लाख रुपए का प्रॉफिट था ही, 2 लाख रुपए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और पार्टनर से ले ली, टोटल 12 लाख रुपए इकट्ठे हो गए इस बॉक्स के अंदर। इस बॉक्स में से हमने किसी को सैलरी दे दी, पार्टनर को सपोज 1 लाख,
कमीशन दे दिया 2 लाख, इंटरेस्ट दे दिया 3 लाख। अब प्रॉफिट कितना बच गया हमारे पास? 6 लाख 6 लाख, 6 लाख का प्रॉफिट बच गया। तो पार्टनर में बांट दिया जाएगा। सारी टर्म सारी एग्रीमेंट की चीजें फॉलो हो गई, नीड की चीजें फॉलो हो गई। अब बचा हुआ प्रॉफिट बांट दिया जाएगा पार्टनर। नीड में जो रेशियो हो उस रेशियो के हिसाब से, अगर रेशियो नहीं है तो इक्वलिटी। आप जरा ट्राई करो प्रॉफिट बांटने की एंट्री। ट्राई कीजिए। P&L appropriation account डेबिट टू पार्टनर्स डेबिट। देखिए एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है ना, और प्रॉफिट कहां ट्रांसफर करेंगे हम? पार्टनर्स से प्राप्त कर रहे हैं। तो एंट्री पढ़ सकते हो, P&L appropriation account डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सही? तो ये प्रॉफिट बांटने की एंट्री हो गई। सर यहाँ जो प्रॉफिट P&L से आता है इसका नाम क्या होता है? नेट प्रॉफिट। और जो प्रॉफिट पार्टनर्स में बढ़ता है इसका नाम सुन लीजिए, डिविजिबल प्रॉफिट। एक हमने 11th क्लास में 2 प्रॉफिट सीखे थे, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। तीसरा प्रॉफिट सीख रहे हैं, डिविजिबल प्रॉफिट। आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशन जो प्रॉफिट अवेलेबल होता है उसे डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं। वो प्रॉफिट डिवाइड होना है पार्टनर्स। समझ पा रहे हैं? ठीक। तो रियल प्रॉफिट की एंट्री ये हो गई, प्रॉफिट बांटने की एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट। नोट करें फटाफट। डन। अच्छा सर ये सिचुएशन हो सकती है कि पार्टनर्स चाहें कि 6 लाख का जो प्रॉफिट है वो सभी हम में ना बटे। इस 6 लाख में से 1 लाख रुपए हम रिजर्व रख लेते हैं, फ्यूचर में पैसे कम ना पड़े, दिक्कत ना आ जाए, लॉस ना हो जाए, और बाकी का जो 5 लाख बचा वो बांटे। मतलब इस 6 लाख में से हमने पार्टनर्स में तो बांटा सिर्फ 5, 1 लाख रुपए हमने रिजर्व में ट्रांसफर करा। सही? तो रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री बोलेंगे एक बार आप लोग। P&L appropriation account debit to reserve for transferring profit to reserve. For transferring profit to reserve. Entry बनी P&L appropriation account debit to reserve. P&L appropriation account debit to reserve. अच्छा लास्ट, तो नेट प्रॉफिट यहां पर लिखोगे तो किस नाम से लिखोगे? बाय नेट प्रॉफिट या बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? बाय नेट प्रॉफिट, दोनों सही। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं आ सकता है ना? याद कीजिए दोनों चीजें सही। 2 रूट सिखाए गए थे, कंबाइंड एंट्री या सिंगल एंट्री। देखो P&L अकाउंट के डेबिट में नेट प्रॉफिट आता है, ठीक? नेट प्रॉफिट की एंट्री लिख सकते हैं P&L अकाउंट डेबिट टू नेट प्रॉफिट, और फिर नेट प्रॉफिट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन। कंबाइंड एंट्री क्या बनी? P&L डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन। अगर मैं ये वाला रूट फॉलो कर रहा हूं तो P&L एप्रोप्रिएशन में लिखूंगा बाय नेट प्रॉफिट। अगर मैं ये वाला रूट फॉलो कर रहा हूं तो यहां पर क्या लिखूंगा? बाय P&L। तो आपको कुछ इलस्ट्रेशन में यहां पर लिखा होगा बाय P&L अकाउंट, कुछ इलस्ट्रेशन में मिलेगा बाय नेट प्रॉफिट। दोनों तरीके से डिपेंड करता है हमने रूट कौन सा फॉलो करा, डबल एंट्री या सिंगल एंट्री का। ठीक है, ये नोट नहीं की थी पहले तो अब नोट कर लीजिए। नेट प्रॉफिट वाला फिर चेक कर लीजिए नोट, कंबाइंड वाला किया था नहीं किया था, नोटिस किया था नहीं किया। नेट प्रॉफिट की तो बाय नेट प्रॉफिट लिख सकते हो या फिर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय नेट प्रॉफिट।
किया। तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जितनी भी चीजें आनी हैं सब हमने बेसिक से एंट्रीज से समझ ली हैं लॉजिक के साथ। अब इसके क्वेश्चन स्टार्ट होंगे जी नेक्स्ट क्लास में ट्यूसडे 6 बजे। आज के लिए इतना ही। तो